ओके जी, बस बात नहीं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आप बताइए आसाम, व्हाट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम? कवर। प्लमर विंसन सिंड्रोम में कितनी चीजें होती है पेशेंट में? 10 के 12? बात है नहीं। नोमान, व्हाट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम? इसमें एक ट्राइएड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी? एक मिनट, आप लोग की बारी आएगी। डिस्पेजिया होगी, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी नीमिया, एसोफेजियल वेब, वेरी गुड। अगर ये 3 चीजें सिंगल पेशेंट में आ जाए तो उसको कहते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। क्लियर है? ओके, व्हाट इज मेंट बाय, आप बताए क्या बात? एकलीजिया का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट। फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ना कर सके और फूड एसोफेगस से स्टमक में ना जाए, दैट इज कॉल्ड एकलेजिया। एकलेजिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है वो लॉस ऑफ गैंग्लियनिक सेल है, न्यूरल क्रेस्ट सेल का मसला होता है, ठीक है। तो उसमें या तो हम जनाब ट्रीटमेंट देंगे या हेलर मायोटमी करते हैं। इसका बेरियम सॉलो पे कौन सी फाइंडिंग होती है? बर्ड वीक अपेयरेंस होता है। कौन सा होता है? बर्ड वीक अपेयरेंस होता है। वेरी गुड, ठीक है। इसमें बर्ड वीक अपेयरेंस जरूर होता है, ठीक है। तो इस तरह चीजें आप लोगों ने रिवाइज करनी है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, दैट इज नोन एज क्रिस सिंड्रोम, यानी कि एसोफेजियल डिसमोटिलिटी। एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, बस बात है नहीं। इसके बारे में याद रखें कि इसमें क्या होता है, जो एसोफेजियल डिसमोटिलिटी है, इसमें एसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टालिसिस है, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसमें लेके अ कंडीशन, प्लीज बात है नहीं, हर एक बंदा नोट्स बनाए शाबाश। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल पेरिस्टालिसिस of esophageal muscle, known as esophageal dysmotility। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो एसोफेगस के अंदर जब फूड आता है तो उसमें स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स होते हैं। दोज मसल इज रिपीटेडली कंट्रैक्टेड एंड ऑफ रिलैक्सिंग, और उस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जिसकी वजह से फूड अपर पार्ट से नीचे जाती है। अगर एसोफेगस के अंदर मसल जो है वो रिपीटेडली कंट्रैक्ट या रिलैक्स ना करे, या तो बिल्कुल कंट्रैक्टेड रहे या बिल्कुल रिलैक्स रहे, इसका मतलब यह है कि इसकी जो मसल मोटिलिटी है वो खराब हो गई है। ऐसे कंडीशन को एसोफेजियल डिसमोटिलिटी कहते हैं। इसमें जनाब याद रखें, द पेशेंट मेजर कंप्लेंट इज डिस्पेजिया। पेशेंट मेजर कंप्लेंट इज डिस्पेजिया। इसमें जब पेशेंट आता है तो उसकी मेजर कंप्लेंट क्या होती है? डिस्पेजिया होता है कि वो सही तरीके से फूड खा नहीं सकता। डिफिकल्टी इन ईटिंग द फूड, दैट इज कॉल्ड डिस्पेजिया। अगर एसोफेगस के अंदर मोटिलिटी नहीं है, उसमें पेरिस्टालिसिस नहीं है, तो फिर फूड स्टमक में नीचे नहीं जा सकेगा। तो जब बंदा फूड नहीं खा सकेगा, उसको डिफिकल्टी आएगी, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिस्पेजिया। और एमसीक्यूज में लिखे कि इट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ, ये जो एसोफेजियल डिसमोटिलिटी है ये एक कंडीशन के अंदर होता है जिसको कहते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम, दैट इज नोन एज क्रेस्ट सिंड्रोम। तो एग्जामिनर आप लोगों से क्रेस्ट सिंड्रोम के बारे में पूछता है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रेस्ट सिंड्रोम। क्लियर है? इसमें आप लोगों ने याद रखना है CREST। क्रेस्ट के अंदर जनाब 5 चीजें हैं। CREST, सी से मुराद ये है कैल्सिनोसिस। सी स्टैंड फॉर कैल्सिनोसिस। What is meant by calcinosis? That is the deposition of excess calcium in the skin tissue। मतलब जिन लोगों को एसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है तो 90% उन लोगों में शाबाश कौन सी चीज होती है? कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस मीन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम स्पेशली इन द स्किन। अगर स्किन के नीचे एक्सेस कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कैल्सिनोसिस। नेक्स्ट देखिए, आर स्टैंड फॉर रीनार्ड फेनामिना। इसको क्या कहते हैं? रीनार्ड फेनामिना। रीनार्ड फेनामिना के अंदर क्या होता है कि देयर इज एबनॉर्मल
पेरिफेरल वेसल वेसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द फिंगर क्या हो जाती है, कम। और अगर ब्लड सप्लाई फिंगर को ना मिले, दैट विल बी व्हेन वी palpate द फिंगर दैट विल बी कोल्ड, वो क्या होंगे, कोल्ड। तो कोल्डनेस एंड पेलर फिंगर ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ रीनल फिनोमेना। तो रीनल फिनोमेना के अंदर हमारी जो हाथों की वेसल है, हाथ के अंदर जो ब्लड वेसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब यहाँ की ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लोकल ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से फिंगर को टच करने पे कोल्ड फील होगा और इसके अंदर फेलर होता है। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, रीनल फिनोमेना। फिर यहाँ पे इस ई का मतलब क्या है, हाँ जी, ई स्टैंड फॉर एसोफेजियल डिसमोटिलिटी। ई का मतलब क्या है, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी। यहाँ पे लिखे एसोफेजियल डिसमोटिलिटी। अभी मैंने आप लोगों को ये बात की है कि जिन लोगों में एसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है तो 90% उन लोगों में कैल्सिनोसिस भी हो सकता है, मतलब स्किन के नीचे एक्सेस कैल्शियम के डिपोजिशन। और इन लोगों के हाथों में जब देखते हैं, एक तो टच करने पे वो कोल्ड फील होते हैं और ये फेलर नजर आते हैं, बिकॉज इन लोगों में क्या होता है, रीनल फिनोमेना। एस का मतलब है स्क्लेरोडेक्टाइली। इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोडेक्टाइली। व्हाट इज डेक्टाइली? स्क्लेरोडेक्टाइली का मतलब ये है कि इट इज अ कंडीशन, नहीं वो पॉलीडेक्टाइली है। स्क्लेरोडेक्टाइली मीन हार्डनिंग ऑफ दी फिंगर, फिंगर के अंदर हार्डनिंग को कहते हैं। इसको ऐसे फिंगर के अंदर जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एस स्टैंड फॉर दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोडेक्टाइली, और टी स्टैंड फॉर टेलेंजेक्टिशिया। टी का मतलब क्या है, टेलेंजेक्टिशिया, टेलेंजेक्टिशिया। तो प्लीज याद रखें, टेलेंजेक्टिशिया का मतलब ये है एबनॉर्मल कैपिलरी डायलेटेशन ऑन द स्किन। स्किन के अंदर कैपिलरी की एबनॉर्मल डायलेशन को हम क्या कहते हैं, टेलेंजेक्टिशिया कहते हैं। तो इसके सामने ब्रैकेट में लिखे एबनॉर्मल स्मॉल कैपिलरी डायलेशन। तो अगर कैपिलरी की डायलेशन हो जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस होंगे कि नहीं। तो दीज पेशेंट समटाइम डिवेलप पेन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन द स्किन। इन लोगों में क्या होती है, पेन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन द स्किन हो सकती है। तो एक्चुअली अगर एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर 5 चीज़ें हैं, कैल्सिनोसिस, नंबर 2 रीनल फिनोमेना, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टाइली एंड टेलेंजेक्टिशिया, इन 5 चीज़ों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा कि एसोफेगस के अंदर वो मसला बताए जो क्रेस्ट सिंड्रोम का एक कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी है। क्लियर है? इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज सिम्टोमेटिक। हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे, मतलब सिम्टोमेटिकली इसको हम मैनेज करेंगे। तो सिम्टोमेटिकली ट्रीटेड, इसका मतलब ये है कि जो सिम्टम है, सिम्टम को देखते हुए इन पेशेंट्स की हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे तो है ट्रीटमेंट में इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि इन लोगों की ट्रीटमेंट क्या है, तो दैट शुड बी सिम्टोमेटिक। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। एसोफेजियल डिसमोटिलिटी के बाद द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, which is very common in our part of the population, that is called GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, इसको हम जनाब GERD भी कहते हैं, GERD, GERD। क्लियर है? इस GERD के अंदर क्या होता है कि स्टमक से कुछ कंटेंट वापस कहाँ जाते हैं, एसोफेगस में जाते हैं। इसमें लेके डेफिनेशन के अंदर अ कंडीशन इन विच gastric content is going back या reflux back into esophagus, that is known as GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये तो सबको पता है कि जो फूड है वो एसोफेगस से स्टमक में जाती है, लेकिन नॉर्मली स्टमक से वो फूड वापस एसोफेगस में नहीं आती। लेकिन अगर स्टमक एसोफेगस के दरमियान जो होल है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, वो क्लोज ना हो जाए तो फिर स्टमक के कुछ कंटेंट वापस किधर जाएंगे, एसोफेगस में, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, एंड दैट इज सिंपली नोन एज GERD। इसको क्या कहते हैं, GERD कहते हैं। अब यहाँ पे लेके कि काजेस क्या है, व्हाट आर दी काजेस, इसकी वजह क्या है, व्हाट आर दी काजेस। नंबर 1 के डिक्रीज, हाँ जी, डिक्रीज LES स्टैंड फॉर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन्स। याद रखें, टोन्स का मतलब कंट्रैक्शन।
अगर एसोफेगस के लोअर पार्ट में मसल की कंट्रैक्शन कम हुई है तो वो फिर सही तरीके से बंद नहीं होगा। जब वो बंद नहीं होगा तो उससे फिर वापस रिफ्लक्स होगी कि नहीं। अगर ये टोन्स बढ़ जाते हैं तो उसको एकलीजिया कहते हैं, लेकिन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में जब टोन कम हो जाए तो दैट एरिया विल नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, देन देयर विल बी गार्ड। क्लियर है। और नेक्स्ट लिखे, हाँ जी, लैक ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, एक्सेसिव ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम स्मूथ मसल रिलैक्सर है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो मसल ऑल द टाइम रिलैक्स पड़े होंगे तो दोबारा क्या नहीं करेंगे, कंट्रैक्ट, तो फिर गैस्ट्रिक कंटेंट वापस एसोफेगस में जाएंगे। और आखिर में लेके एक्सेस एक्सियल प्रोडक्शन, किस वजह से, एक्सेस एक्सियल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्सियल आल्सो ट्राई टू डैमेज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, तो एक्सियल भी वापस जा सकेगा एंड इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैरेट एसोफेगस। वो क्या करा सकेगा, बैरेट एसोफेगस। कल हम बैरेट एसोफेगस की मतलब रिस्क फैक्टर में और काजेस के अंदर क्या बता चुके थे, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ एक्सियल के बारे में। तो लेके क्या, अगर किसी को GERD है, किसी को GERD है, तो इसका मतलब ये है, देखें, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ फूड पाइप व्हिच इज नोन एज एसोफेगस, और ये एसोफेगस नीचे जाकर किसके साथ कनेक्टेड है, स्टमक के साथ। अब सुन ले, एक्चुअली जब हम फूड खाते हैं तो इनिशियली फूड इज गोइंग इनटू द माउथ, माउथ के बाद फूड किधर जाता है, फेरिंक्स में, और फेरिंक्स के बाद एसोफेगस में जाता है। अब एसोफेगस का ये वाला जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग है, ये अपर पार्ट में है कि लोअर, लोअर, तो इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अब सुन ले, जब फूड हम खाते हैं और फूड पार्टिकल एसोफेगस में आते हैं तो दिस फूड पार्टिकल ट्राई टू रिलैक्स दिस स्फिंक्टर, और फूड एसोफेगस से किधर जाएगी, स्टमक में। वंस द फूड रीचेस टू द स्टमक, इस फूड का वापस एसोफेगस में जाना ये एबनॉर्मल होगा, क्योंकि जब फूड एक दफ़ा नीचे आता है तो दिस स्फिंक्टर बिकम क्लोज, ये क्या हो जाता है, क्लोज। कैसे क्लोज होगा, जब इसकी मसल कंट्रैक्ट करेगी, और उस कंट्रैक्शन ऑफ द मसल को क्या कहते हैं, टोन्स कहते हैं। अब अगर इस एरिया के अंदर टोन्स कम है, टोन्स कम का मतलब कंट्रैक्शन नहीं हो रही, तो फिर ये एरिया ओपन रहेगा कि क्लोज, ओपन रहेगा, तो फिर कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से वापस किधर जाएंगे, एसोफेगस में, और स्टमक कंटेंट का वापस एसोफेगस में जाना, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है जी। अब इसमें लिखे, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, ये पेशेंट जनाब किस तरह प्रेजेंट करते हैं। नंबर 1, कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न, ये किसके साथ आते हैं, हार्ट बर्न स्पेशली, अब ये बात याद रखें, स्पेशली वाइल लाइंग डाउन। ये लोग कहते हैं जब वो फॉर एग्जांपल सोते हैं या इस तरह फॉर एग्जांपल सुपाइन पोजीशन में होते हैं, अगर मैं बैठा हूँ या फॉर एग्जांपल खड़ा होता हूँ तो मेरा एसोफेगस इस तरह वर्टिकल होता है, लेकिन अगर मैं सोता हूँ तो एसोफेगस तो इस तरह हो जाता है, तो फिर आसानी से स्टमक से चीज़ें किधर जाएगी, एसोफेगस। तो GERD के अंदर जो मोस्ट लाइकली हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है वो सोने के वक्त या लाइंग डाउन में होती है, क्योंकि एसोफेगस और स्टमक इस तरह हो जाती है, तो फिर वहाँ से आसानी से स्टमक से कंटेंट किधर जाती है, एसोफेगस में जाती है। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने लिखना है कि नॉक्टर्नल कफ हो सकती है, मतलब ये जो GERD होती है इस वजह से, मतलब ड्यूरिंग द नाइट पेशेंट को कफ भी लग सकती है, और इवन केस हार्ट बर्न की वजह से वोमिटिंग हो सकती है कि नहीं, वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो कंटेंट स्टमक से वापस एसोफेगस में आएगी तो वही कंटेंट वो वोमिट नहीं कर सकता है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन मोस्ट कॉमन इन लोगों के अंदर बहुत सारे हाउस जॉब के अंदर, इंटर्नशिप के अंदर, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं जिसको मैदे का मसला होता है तो 95% लोगों में GERD होता है, और ये लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई चीज़ खाए या ना खाए, बस जब हम टेक लगाते हैं या सोते हैं तो पता नहीं यहाँ से जलन होती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। So the main presenting complaint of GERD, that is heartburn, especially while lying down, ये इसका मेन पॉइंट है। अब वोमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर GERD क्रोनिक प्रॉब्लम है, एक बहुत लॉन्ग रन से उस बंदे के साथ मसला है, तो उसमें नॉक्टर्नल क्या हो सकता है, कफिंग भी हो सकती है। और इवन केस GERD की वजह से बार बार वो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है, तो इट्स कॉल्ड डिस्निया। तो वी कैन राइट इट बट नॉट इन ऑल द पेशेंट। डिस्निया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हार्ट बर्न है, स्पेशली वाइल लाइंग डाउन है। अब यहाँ पे याद रखें कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन, हम GERD की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो GERD के इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरे करनी है। क्या करनी है, एक्सरे करनी है, ठीक है।
और एक्सरे एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं आप लोग। इसमें आप लोगों को याद रखें कि ओपनिंग ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या रहेगी, ओपन। बेरियम सवालों पे देखा जाएगा कि बेरियम आसानी से स्टमक में जाती है, एसोफेगस का लोअर पार्ट परमानेंटली क्या रहा है, ओपन रहा है। फिर आखिर में इसकी ट्रीटमेंट लेके, अगर किसी को गर्ड है, हाँ जी, तो हम ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे हम रिफ्लक्स को कम करें। और रिफ्लक्स के अंदर हमारा टारगेट ये है कि किस चीज़ को कम करना है, HCl। तो PPI देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो PPI स्टैंड फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्योंकि इस सिस्टम के एंड में हम इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग दैट इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल देंगे या जनाब H2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर। अब सुन लें, एक्चुअली H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। और आप लोगों को पता है कि जो HCl है वो किस सेल से आते हैं, पैराइटल सेल। अगर पैराइटल सेल के ऊपर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो उससे भी HCl प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसमें जो बेस्ट ड्रग है दैट इज रेनिटिडीन। कौन सा है, रेनिटिडीन। तो रेनिटिडीन कैन डिक्रीज HCl प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर ऑन दी पैराइटल सेल। और ये जो H है, पैराइटल सेल से जो H है HCl बनाने के लिए उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम किस तरह करते हैं, उसकी और कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स है ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन इस स्टेज पे सबको पता होना चाहिए कि चाहे हम PPI दे दें, चाहे हम H2 ब्लॉकर दे दें, इन दोनों से हम HCl की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो केस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग दे दे, मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। द थर्ड नंबर कंडीशन इज कॉल्ड मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। Mallory West syndrome. Anyone can heard about this word? Shabas. Anyone? Third year वाले, fourth year वाले, Shabas. What is meant by Mallory West syndrome? Mallory West syndrome is nothing. It is a mucosal laceration at the lower part of esophagus. अब इसमें लेके mucosal tearing या mucosal damage या mucosal laceration in the lower esophageal sphincter, सुन ले, in the lower esophageal sphincter, in the lower esophageal sphincter, especially, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, especially in alcoholic patient, इसके अंदर अल्कोहलिक इंडिविजुअल्स के अंदर, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज ऑफ मिलरी वेस्ट सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। वो क्या है, अल्कोहल है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जब वो अल्कोहल लेते हैं तो उसके बाद एकदम वो जोर से वोमिट कर देते हैं, और उस जोर की वजह से, वोमिटिंग की वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो म्यूकोजा है उसकी क्या हो जाती है, लेसरेशन। इस लेसरेशन ऑफ म्यूकोजा को एट द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस ड्यू टू अल्कोहलिक पेशेंट दैट इज कॉल्ड मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। अब देखिए, इसको समझने के लिए डायग्राम में आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। दिस इज फॉर एग्जांपल अ फूड पाइप विच इज ऑफ एसोफेगस, और ये कनेक्टेड है नीचे किसके साथ, स्टमक के साथ। अब सुन ले, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ये कौन सा पार्ट है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। क्लियर है कि नहीं, दिस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब आप लोग खुद बताएं, यहाँ पे जो एसोफेगस का इनर लाइनिंग है दैट इज म्यूकोजा। ये क्या है, म्यूकोजा। दिस इज एसोफेजियल म्यूकोजा and that is called gastric mucosa. ये क्या है, gastric। तो inner lining of the stomach is gastric mucosa और inner lining of esophagus is esophageal mucosa। अब अगर एक पेशेंट है वो बिंज अल्कोहल लेता है, क्या लेता है, बिंज अल्कोहल। बिंज अल्कोहल मीन कि एक टाइम पे वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो ज़्यादा अल्कोहल लेता है एट वन, तो यहाँ पे जनाब स्टमक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अल्कोहल की वजह से एंटी पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या, एंटी पेरिस्टालिसिस। और जब रिवर्स पेरिस्टालिसिस होता है तो बहुत जोर की वजह से जब बंदा वोमिट करेगा फोर्सफुली, तो ये जो HCl है उसकी जो रिफ्लक्स होगी वो तेज होगी कि स्लो, तेज। और इतना जोर से जब HCl लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस म्यूकोजा को टकराएगी तो उसकी क्या हो जाती है, लेसरेशन हो जाती है। तो अगर म्यूकोजल लेसरेशन कहाँ की हो जाए, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पार्ट के साथ, ड्यू टू फोर्सफुल वोमिटिंग इन विच पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट, दिस इज कॉल्ड मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। क्लियर है कि नहीं। अब इसके लिए क्या काजेस, इसकी काजेस क्या है, काजेस आप लोगों ने एक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। वो क्या है, अल्कोहल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। तो अल्कोहल
ये अल्कोहलिक पेशेंट नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने याद रखना है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें तो मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज क्या है, अल्कोहलिक पेशेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर तो अल्कोहलिक पेशेंट नहीं होते इतने, तो यहाँ पे कौन सी मोस्ट कॉमन काज है, मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। ये नाम सुना है कि नहीं? ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है और यंग फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बुलिमिया नर्वोसा, एक होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें फ़र्क क्या है? एनीवन? शाबाश। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में डिफरेंस कौन बता सकता है? ओके, तो उसको क्या कहते हैं? ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर एक बंदा खाना खाए और वो नॉर्मल खाए लेकिन उसको ये लगे कि उससे ज़्यादा खाया है और उसको ये टेंशन पड़ जाए कि अभी वो फैटी हो जाएगा, स्पेशली यंग फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। वो खाना खाती है और उसको ये लगता है कि अब उसने तो काम कर लिया, अब वो फैटी हो जाएगी और वो बुरी लगेगी, तो वो फिर क्या करती है, फिंगर माउथ में रख के उसको वोमिट करने की कोशिश करती है। ऐसे कंडीशन को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा। ये वो फीमेल होती है जो खाना भी खाती है और खाने के दौरान ये रिलैक्स होती है। खाना खाने, ये साइकेट्रिक इलनेस होती है, सुन ले, खाना खाने के दौरान दीज फीमेल आर वेरी लेट, उसको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन खाना खाने के बाद उसको समझ आती है कि इसने बहुत खाया है। क्लियर है कि नहीं? और उस पर टेंशन होती है कि अब वो फैटी हो जाएगी, तो उसके लिए वो फिर फिंगर रख के या कुछ चीज़ें खा के उसको इमेटेक्स ड्रग करके उसको क्या करती है, वोमिटिंग कराती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा में फीमेल ज़्यादा खाएगी कि कम? ज़्यादा खाएगी। तो बुलिमिया इज बी फॉर बिग फीमेल, मतलब इसमें वो ज़्यादा खाएगी तो वो बिग नजर आना शुरू करेगी, इसलिए वो वोमिट करती है। एक वो फीमेल होती है, उसने अपने बेड के साथ हाफ इस तरह सेब रखा होता है या कोई हाफ जो है ना, आधा जो है ना अमरूद रखा होता है, कहते इससे ज़्यादा नहीं खाना। क्लियर है कि नहीं? और वो पूरे दिन में मतलब एक जो है ना हाफ सेब के ऊपर गुजारा करती है। वो पानी भी पीती है तो सोचती है कि इसमें ग्लूकोज तो नहीं है, वो सोचती है इसमें फलाना चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना, और गूगल सर्च करते हैं कौन सी चीज़ है कि जिससे मेरी बॉडी शेप में बन जाए। क्लियर है कि नहीं? असल में क्या होती है, वो फिर खाती नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा साइकेट्रिक इलनेस जिसमें फीमेल खाना खाना ही छोड़ दे ड्यू टू द रिस्क कि वो फैटी हो जाएगी, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो फीमेल है वो लीन एंड थिन होती है, बहुत पतली होती है, लीन एंड थिन, और उसकी बीएमआई नॉर्मल से क्या होती है, कम होती है। मतलब एज उसकी 30 साल होगी और वेट उसकी 30 केजी भी नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये कि 35 केजी 40 केजी इस तरह होती है। इसका मतलब वेट इन द केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये नॉर्मल किसी भी बंदे में चाहे मेल है या फीमेल है, अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड वेट ये 17 से 25 के दरमियान होना चाहिए। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा फीमेल है उसमें 15, 16, 14 बीएमआई। आप उसको बताएंगे ना कि आप कमज़ोर है, खाना खाए, वो कहेगी कि ये डॉक्टर सही नहीं है, वो दूसरे के पास जाएगी। क्लियर है कि नहीं? वो डॉक्टर तब्दील करती रहेगी लेकिन सुनेगी किसी की नहीं। क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर उसको हम क्या देंगे, वेट गेनर मेडिसिन देंगे और उसको बताएंगे आपको मजीद पतली करेगी। उससे वो मेडिसिन खा के थोड़ा सा उसकी जो है ना हेल्थ बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो दैट इज साइकेट्रिक टूल। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? हाँ जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा में डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड। क्लियर है? और दूसरी बात, इसमें ट्राइएड होता है। किस चीज़ में? एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक तो फीमेल एग्जामिनेशन पे लीन एंड थिन होती है, बीएमआई लेस देन नॉर्मल होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। मतलब देयर विल बी एमिनूरिया, डिसमिनूरिया, मतलब उसकी जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो जाती है। ये तीन चीज़ें अगर आ जाए तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। लेकिन बुलिमिया नर्वोसा, अब एनोरेक्सिया वाली तो खाएगी नहीं तो वोमिट क्या करेगी? क्लियर है? लेकिन खाएगी कौन सी फीमेल ज़्यादा? बुलिमिया नर्वोसा। और उसके बाद वो कोशिश करेगी कि अपनी मैदे को फिर से खाली करे, तो वो फोर्सफुल वोमिटिंग करेगी कि नहीं? और उस फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से म्यूकोजल क्या होती है, लेसरेशन कैन कॉज मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम। क्लियर है कि नहीं? तो अल्कोहलिक पेशेंट में अल्कोहलिक पेशेंट खाना खाए और उसके बाद वोमिट करे, या बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट खाना खाए उसके बाद वोमिट करे, दैट विल बी मिलिट्री वेस्ट सिंड्रोम। ठीक है जी। अब लेके क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना, क्लिनिकल फीचर। लेकिन ये साइकेट्रिक इश्यूज है, क्लिनिकल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लड़कों में इसलिए कॉमन नहीं है, वो तो कहते हैं जितना ज़्यादा खाए, उन लोगों को ये टेंशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फीमेल में कॉमन होती है, ठीक है।
अब इसमें लिखे कि व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर। हाँ जी, इसमें वोमिटिंग, ठीक है ना, वो अलग बात है, कुछ लड़के खाना ज्यादा खाते हैं लेकिन हाफ केजी वो ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना, वो फिर अलग चीजें है, ठीक है ना। हाँ जी, तो लेके जनाब उसमें, हाँ जी, वोमिटिंग होती है, उसमें फिर वॉर्म इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है। तो लेके वोमिटिंग, नेक्स्ट लेके जनाब यहाँ पे माइल्ड ब्लीड इन द वोमिट, माइल्ड ब्लीड इन वोमिट, ठीक है ना। माइल्ड ब्लीड इन द वोमिट का मतलब ये है कि जब वो जोर से वोमिट करते हैं तो उसकी जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है उसमें म्यूकोजा टियरिंग हो जाती है, तो वहाँ से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग, एंड दैट ब्लड में बी द पार्ट ऑफ वोमिटिंग। इसको हीमाटोमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमाटोमेसिस। और जब ये वोमिट ज़्यादा करेगी तो देयर में बी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या हो सकती है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्लियर है। तो जस्ट वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। लेकिन आप लोग को एग्जाम में क्या क्लू देगा, बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विथ सीवियर वोमिटिंग प्लस ब्लड इन दैट वोमिट, थिंक अबाउट मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। ये अल्कोहलिक पेशेंट है, उसके बाद तो फिर भी मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। इन्वेस्टिगेशन लिखे, जिसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। तो प्लीज़ याद रखें, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंडोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं, एंडोस्कोपी, ठीक है। और एंडोस्कोपी विल टेल अस म्यूकोजल लेसरेशन, ये क्या बताएगी, म्यूकोजल लेसरेशन नियर द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके साथ जो म्यूकोजा है उसके अंदर लेसरेशन हुई है, उसके अंदर टीयरिंग हुई है या डैमेज हुई है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने याद रखना है, नंबर 1, इफ द काज इज अल्कोहल देन क्विट अल्कोहल, मतलब पेशेंट को हम बताएंगे कि अल्कोहल लेना बंद कर दें, क्विट अल्कोहल। अगर वो अल्कोहलिक क्रोनिक अल्कोहलिक है तो उसकी जनाब हम उसको क्या करेंगे कि उसको टेपर करें, कम करें, एंड आहिस्ता आहिस्ता जब वो टेपर करेगा तो उसमें वोमिटिंग की एपिसोड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट है देन काउंसलिंग, फिर क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मतलब इसकी काउंसलिंग करेंगे, इसको बताएंगे कि बस खाती रहे कुछ नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग इज द की, उसका मतलब दिल रखने के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे कि वो खाना स्टार्ट कर ले, क्लियर है कि नहीं। एक्चुअली दैट इज काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में आप लोगों ने उसके साथ कुछ पॉजिटिविटी करनी है, कुछ बातें करनी है जिसको अपनी डाइट को मेंटेन कर सके। और आखिर में लेके कि दैट इज एफ की बात इसलिए करो, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर एंटी इमेटिक्स देते हैं। क्या देते हैं, एंटी इमेटिक्स का मतलब क्या है, दोज मेडिसन विच डिक्रीज वोमिटिंग, मतलब जो वोमिटिंग को कम कर सके। आप लोगों ने डोमेल सिरप का नाम सुना होगा, ग्रेविनेट इंजेक्शन का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जिससे हम वोमिटिंग को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बात आप लोगों ने सिर्फ याद रखनी है, इन लोगों में वोमिटिंग ये किसी डिजीज़ की वजह से है या ट्रिगरिंग इफेक्ट की वजह से। ट्रिगरिंग इफेक्ट है, मतलब अल्कोहलिक है तो अल्कोहल लेने के बाद वोमिटिंग है, बुलिमिया पेशेंट है तो खाना खाने के बाद वोमिटिंग है। लेकिन जब ये लोग वोमिटिंग करते हैं, जब तक फिर दोबारा अल्कोहल नहीं लेते या खाना नहीं लेते तब तक वोमिटिंग नहीं होती। तो वैसे ये डिजीज़ नहीं है, ये तो इन चीज़ों के साथ लिंक वोमिटिंग है। तो उस वक्त अगर वोमिटिंग ज़्यादा है तो तब एंटीमेटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट काउंसल द पेशेंट, उसको क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट याद रखने हैं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट मिलरी वेस्ट सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट है एसोफेजियल कैंसर। क्या करें सर, एक छोटा सा टॉपिक है यार, बस एसोफेजियल कैंसर। मैंने कहा पीछे कुछ हो गया, खुदा के बंद हो, ठीक है ना। अब लिखे एसोफेजियल कैंसर का मतलब क्या है, थक गए हो, हाँ, कितने लोग हैं कि बस करें। ठीक है, लेके अब मेलिग्नेंसी दैट अराइजेस, मेलिग्नेंसी से मुराद कैंसर है, ठीक है। मेलिग्नेंसी मीन कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट, नहीं वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एसोफेगस दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल कैंसर। मतलब कोई भी पार्ट से अगर कैंसर निकले, मेलिग्नेंसी निकले तो उसको एसोफेजियल कैंसर कहते हैं। अब एसोफेजियल कैंसर के अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो लिखें
कि रिस्क फैक्टर क्या है। नंबर 1, एसोफेजियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं रिगार्डिंग जेंडर। अगर हम बात करें तो मेल में ज़्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल। तो एसोफेजियल कैंसर रिगार्डिंग जेंडर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। नंबर 2, रिस्क फैक्टर इज क्रोनिक स्मोकिंग। किस वजह से? क्रोनिक स्मोकिंग। तो क्रोनिक स्मोकिंग अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस एज। एडवांस एज मीन ओल्डर एजेस। तो एडवांस एज के अंदर भी आफ्टर द एज ऑफ 50 एसोफेजियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एसोफेजियल कैंसर रिस्क इज इंक्रीज इन ओल्डर पीपल, मेल जेंडर एंड दोज हु आर क्रोनिक स्मोकर, उसमें ज़्यादा चांसेस होती हैं। अब इसमें अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एसोफेजियल कैंसर में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। स्पेशली ऑल कैंसर इन द बॉडी पेशेंट इनिशियली प्रेजेंटेड विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। किसके साथ? नॉन स्पेसिफिक। इसमें जो मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम है दैट इज कॉल्ड ऑफ डिस्पेजिया। वो क्या है? डिस्पेजिया है। मतलब पेशेंट बताएगा कि वो जब भी कोई चीज़ खाने की कोशिश करेगा तो उसको दिक्कत होती है, मुश्किल होता है, मतलब डिफिकल्टी इन swallowing द फूड इज नोन एज ऑफ डिस्पेजिया। लेकिन पेशेंट यहाँ पे एक बात बताएगा कि 2 महीने पहले वो कोई सॉलिड चीज़ खाता था, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो फ्रूट्स खाता था या रोटी वो खाता था, तो उसको स्वालो करने में मसला था। अभी तो वो बात अलग है, अभी तो पानी तक नहीं पी सकता। इसका मतलब इसमें जो डिस्पेजिया है, लेकिन इनिशियली टू सॉलिड बट लेटर टू द लिक्विड एज वेल। यहाँ पे जो इनिशियल डिस्पेजिया है, इनिशियली टू सॉलिड फूड, मतलब ये है कि पहले सॉलिड देन किसको? कबस लिक्विड। देखिए अब हम कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मैं गोश्त नहीं खा सकता, मैं रोटी नहीं खा सकता, लेकिन मैं मतलब शरबत पी सकता हूँ, क्योंकि रोटी जो है वो सॉलिड है, तो जो शरबत है उसके अंदर तो फ्लूइड है, तो आसानी से क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं। लेकिन जो एसोफेजियल कैंसर पेशेंट है उसमें डिस्पेजिया इनिशियली टू सॉलिड फूड होता है और बाद में लिक्विड पे आ जाता है। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ देयर विल बी फाउल स्मेलिंग फ्रॉम द माउथ। मतलब एसोफेजियल कैंसर के अंदर फाउल स्मेलिंग फ्रॉम द माउथ। अब इसका वजह यह है कि जब ये लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं खाते तो फिर एनेरोबिक इन्फेक्शन के चांसेस माउथ में क्या होते हैं? ज़्यादा, जिस वजह से फाउल स्मेलिंग आती है। तो फाउल स्मेलिंग फ्रॉम दी माउथ। हेलिटोसिस, वेरी गुड। इसको ईएनटी में हम हेलिटोसिस भी कहते हैं। हेलिटोसिस में भी क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस केस एज वेल, लेकिन हेलिटोसिस विद डिस्पेजिया में भी एसोफेजियल कैंसर इन एडवांस एज। और आखिर में लेके प्रोग्रेसिव वेट लॉस, इन लोगों में क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेट लॉस। अगर ये लोग खा नहीं सकेंगे, फूड प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो विद द टाइम इन लोगों की जो वेट है वो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी? वो लॉस हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब आखिर में इसमें लेके टाइप, एसोफेजियल कैंसर की टाइप कौन कौन सी हैं? एसोफेगस से जो कैंसर निकल सकते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक को हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस कहते हैं और एक को एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, इसके टाइप्स में लेके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस एंड नेक्स्ट के एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ठीक है, इसमें 2 बातें प्लीज याद रखने हैं, बातें नहीं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में याद रखें, ये वो कैंसर है एसोफेगस के अंदर जिसकी ओरिजिन अपर 2/3 पार्ट से होती है। कहाँ से? अपर 2। अब देखिए, अगर ये एसोफेगस है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जब देखें, अगर ये 2 हिस्से ऊपर है तो ये क्या है? अपर 2/3 है। क्या है? अपर। और ये क्या है? लोअर 1/3 है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा कैंसर जो अपर 2/3 पार्ट से निकले वो क्या है? स्क्वामस सेल एज पर सुपीरियर पार्ट। क्लियर है कि नहीं? और ऐसा कैंसर जो कहाँ से निकले? लोअर 1/3 से, उसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लेके सबसे पहले लोकेशन लेके, लोकेशन, हाँ जी। नंबर 1 अराइज फ्रॉम अपर 2/3, मतलब अपर 2/3 पार्ट ऑफ एसोफेगस। इसकी लोकेशन क्या है? लोअर 1/3 है। क्लियर है? इसकी लोकेशन है एडिनो कार्सिनोमा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? एंडोस्कोपी के जरिए। किसके जरिए? एंडोस्कोपी। अगर कैंसरस मास हमें लोअर पार्ट में देखने को मिल जाए दैट वे बी एडिनो कार्सिनोमा, अगर ऊपर पार्ट में मिल जाए दैट वे बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर लेके इंसिडेंस का मतलब कि कौन सा ज़्यादा चांसेस है, तो मोस्ट कॉमन वो कौन सा है? स्क्वेमस सेल। और लेस कॉमन कौन सा है?
दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। एसोफेगस जाना जाता है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसकी इंसिडेंस रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए रिस्क फैक्टर। इसकी रिस्क फैक्टर में क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो फर्स्ट वन इज क्रोनिक स्मोकिंग। इसमें क्या होता है, क्रोनिक स्मोकिंग, कि उन लोगों के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो क्रोनिक क्या है, स्मोकर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल। इस अल्कोहलिक पेशेंट, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट में भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हॉट लिक्विड कंज्यूमर या स्पाइसी फूड जो लोग खाते हैं उसमें भी जनाब क्या होता है, जो जापानीज होते हैं, अमेरिकन होते हैं या चाइनीज़ होते हैं, वो हार्ड जो स्पाइसी फूड है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। और एक मतलब इसके साथ याद रखें कि जो एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे लेके बैरेट एसोफेगस। किस वजह से, बैरेट आप लोगों को कल पढ़ाया था ना, बैरेट एसोफेगस में जब एचसीएल इरिटेशन करेगी, मतलब स्टमक से जब एचसीएल वापस जाएगी इधर कहाँ पे, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से लोअर पार्ट में, तो यहाँ की म्यूकोजा एपिथेलियम को चेंज करेगी क्या नहीं, तो मेटाप्लेजिया होगा। लेकिन बैरेट एसोफेगस इज रिवर्सिबल, अगर इसको ट्रीट ना करें तो इट कैन डेवलप इनटू एडिनोकार्सिनोमा। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ये क्वेश्चन आता है कि बैरेट एसोफेगस इन अनट्रीटेड केस कैन डेवलप विच कैंसर इन द एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट देखिए शाबाश, गर्ड। क्या लिखना है, गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर किसी को गर्ड है, उन लोगों के अंदर स्टमक के कंटेंट वापस किधर जाएंगे, एसोफेगस में, और उसमें क्या होगा, एचसीएल, और वही एचसीएल इनिशियली क्या कराएगा, बैरेट एसोफेगस, और लेटर कन्वर्ट इनटू एडिनोकार्सिनोमा। थर्डली के क्रोनिक स्मोकिंग क्या होगी, क्रोनिक। इसका मतलब यह है कि स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर बोथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। ये दोनों के अंदर आप लोगों को आ सकती है। एकलीजिया इसमें आ सकता है, क्या, एकलीजिया। एकलीजिया के अंदर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं होता, तो फूड ज़्यादातर इधर रहेगा कि नहीं, अपर पार्ट में कि लोअर में, लोअर में। तो अगर वो फूड के अंदर टॉक्सिन है और वो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को डैमेज करेगी तो वो क्या करा सकती है, एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर है जी। ये जनाब इसके मेन पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट इसका याद रखें इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है। ये तो इसकी डिफरेंसेस है। अब इन्वेस्टिगेशन देखें, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। क्या लेते हैं, एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी। क्योंकि सबसे पहले तो आप लीजन को लोकेट करेंगे, एसोफेगस की अंदर लीजन कहाँ पे है, अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में है, वो हमें एंडोस्कोपी बताएगी। एंडोस्कोपी के जरिए जब आप एसोफेगस में लीजन मालूम करेंगे तो उस एंडोस्कोपी गाइडेड वहाँ से क्या लेंगे, बायोप्सी लेंगे, पीस ऑफ टिश्यू लेंगे और उसको लेबॉर्ट्री में भिजवाएंगे टू सी फॉर द कैंसर चेंजेस, ताकि उसमें वो क्या देख सके, कैंसर चेंजेस देख सके। तो दिस इज द मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर एसोफेजियल कैंसर टू डायग्नोज। इसमें याद रखें इसकी जनाब प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस मतलब प्रोग्नोसिस में आप लोगों ने याद रखना है रिलेटिवली पुअर होता है। क्या होता है, रिलेटिवली पुअर। वजह यह है, एक तो एसोफेजियल कैंसर के चांसेस ओल्डर में ज़्यादा है, तो तब तक उन लोगों की एज इतनी होती है कि उसका अपनी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है, तो वो कैंसर के साथ फाइट नहीं कर सकते। जिनका कुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो तो वो बीमारी के साथ जंग लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। इन लोगों में ऑलरेडी पुअर इम्यूनिटी है, और इन लोगों के अंदर ये है कि अगर ये स्मोकर्स हैं, दूसरी बात एसोफेगस के साथ ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया, तो ये प्रॉब्लम नियर बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाकर उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए इसका जो कैंसर है इसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली पुअर है। फिर भी ये स्टेज पे डिपेंड करता है और ये कास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आखिर में जब ट्रीटमेंट में हम आते हैं, ट्रीटमेंट में तो यहाँ पे जनाब कीमो लेते हैं। क्या लेते हैं, कीमोथेरापी हमारे पास एक ऑप्शन है, रेडियोथेरापी एक ऑप्शन होता है, लेकिन एसोफेगस में हम फिर क्या कर सकते हैं, सर्जरी। तो कीमोथेरापी एंड सर्जरी, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटिंग एसोफेजियल कैंसर। अब आप लोग कहोगे कि एसोफेजियल कैंसर के अंदर हम कीमो कब करते हैं, सर्जरी कब करते हैं, ये जो ऑन्कोलॉजी टीम होता है वो डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, पेशेंट की एज पे, पेशेंट की स्टेटस पे, उस पे डिपेंड करते हुए फिर ऑन्कोलॉजी टीम होता है। ये एक बंदे की काम नहीं है, इसमें 5 से 6 डॉक्टर आपस में बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्लियर है क्या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल
उस बंदे में एसोफेजियल कैंसर मेटास्टेटाइज कर चुका है, स्प्रेड कर चुका है, तो फिर बेस्ट इज कीमो। और अगर एसोफेगस तक ही लिमिटेड है और लीजन अंदर है और उसको खाने में मसला आ रहा है और वो भी डेटोरिएट हो रहा है, उसका वेट लूज होता जा रहा है, तो सर्जिकली उस लीजन को हम क्या करते हैं, रिमूव। और ये भी जनाब ओपन कट देकर रिमूव किया जाता है, ये एंडोस्कोपिक गाइडेड भी रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो एसोफेगस के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने किस्म के कैंसर होते हैं, 2, स्क्वामस सेल एंड एडिनो। इन दोनों में से एमसीक्यूज ये है, विच कैंसर ऑफ एसोफेगस मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड? आंसर इज हाँ जी, दैट इज हाँ जी, दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इस बुक ने 2 बातें लिखी हैं। ये बातें जनाब जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे फील होता है कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्वेश्चन में आता है कि द मोस्ट कॉमन एसोफेजियल कैंसर वर्ल्ड वाइड, आंसर विल बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, पूरी दुनिया में। लेकिन मोस्ट कॉमन एसोफेजियल कैंसर इन यूनाइटेड स्टेट्स, किसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, दैट शुड बी एडिनो कार्सिनोमा। क्लियर है कि नहीं? अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो प्लैब देना चाहते हैं या यूएसएमएलई देना चाहते हैं। तो यूएसएमएलई इज अ यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम। तो जब आप यूएसएमएलई देते हैं तो वो अगर अपनी कंट्री के लिहाज से मोस्ट कॉमन कैंसर पूछते हैं, दैट शुड बी एडिनो कार्सिनोमा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखें, इन लोगों ने लिखा है वर्ल्ड वाइड, क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ एसोफेगस इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। लेकिन नीचे लिखा है इन द यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट कॉमन इज एडिनो कार्सिनोमा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे लोग स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से गर्ड के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। और गर्ड की वजह से इनिशियली बेरट एसोफेगस होगी, एपिथेलियम चेंज, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड कोलमनर में चेंज होगी, और फिर चेंजेस की वजह से मेटाप्लेजिया कन्वर्ट इनटू डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया विल कन्वर्ट इनटू न्यूप्लेजिया, and later it will convert into full blown cancer which is called adenocarcinoma। क्लियर है? कल से इंशाल्लाह स्टमक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये एसोफेगस कल से स्टमक इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। उसमें भी स्टमक में डेली बेस पे हर घर के अंदर जो मरीज आजकल मेरे ख्याल में होगा वो पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैदे पे बोझ है, मैदा सख्त हुआ है, कुछ खाता हूँ तो मैदे में दर्द होता है। इंशाल्लाह ये चीज़ें स्टमक की बेहतर हो जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, ओके।